हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा के तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे। आप सभी के सहायता के लिए हमने पिछले 10 वर्षों में पूछे सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस किया है। तो आज के वीडियो में हम 2014 के जो दोनों सीटिंग में पूछे गए प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो जो विद्युत चुंबक बनाया जाता है उसमें नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कौन सी धारा होती है। तो विद्युत आपूर्ति जो हमारे घर में की जाती है तो वो हमारे घर में 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? तो जो हमारे घरों में सप्लाई की जाती है उसे प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट कहते हैं, जिसे अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। तो जो धारा होता है मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक डीसी होता है, एक एसी होता है। तो बैटरी से जो निकलने वाली धारा होता है उसे डीसी कहा जाता है यानी डायरेक्ट करंट, और जो हमारे घरों में सप्लाई की जाती है उसे एसी का यानी अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँखों में कहाँ पर बनता है, किस भाग में बनता है। तो सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो हमारे आँखों की कुछ संरचना इस प्रकार की होती है। हमारे आँखों में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर बनता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है, यानी कि हम अगर किसी व्यक्ति का आँख स्वस्थ है, किसी प्रकार की उसके आँख में बीमारी नहीं है, तो वो दूर तक कितनी दूरी तक देख सकते हैं किसी वस्तु को। तो किसी स्वस्थ आँख के लिए दूर का बिंदु अनंत होता है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो सही है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। यानी कह रहा है कि जो जीवाश्म ईंधन है यानी कि धरती के अंदर जो ईंधन पाया जाता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये जो ईंधन है ये कहाँ से उत्पन्न होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, चंद्रमा या सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जीवाश्म ईंधन बनता कैसे है। तो जब बड़े बड़े जीव या पेड़ पौधे मर जाते हैं और सैकड़ों वर्ष तक, हजारों वर्ष तक पृथ्वी के अंदर दबे होते हैं, तब जा कर के वह एक ईंधन का रूप ले लेता है। तो ऐसा कोई इसमें ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, कोई एक इस प्रकार से आप बेलनाकार, खोखले बेलनाकार वस्तु ले सकते हैं और उस पर एक तार का कुंडली बनाइए और इसके बीच में से एक नाल चुंबक को बार बार आगे पीछे कीजिए, तो इसमें एक प्रकार के विद्युत जनरेट हो जाता है यानी बिजली बन जाती है। तो इसका खोज सबसे पहले किसने किया था वो कह रहा है। तो इसका सबसे पहले खोज किया था एक महान वैज्ञानिक जिसका नाम था फैराडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थिति को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। अर्थात कि जो कोई व्यक्ति है वह निकट के वस्तु को साफ नहीं देखता, सुस्पष्ट नहीं देखता, धुंधला देखता, लेकिन दूर के वस्तु को एकदम साफ साफ देखता है। वैसी स्थिति में उसके नेत्र में कौन सी बीमारी होगी। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति नज़दीक के वस्तु को साफ नहीं देखता है, वैसी स्थिति में उस व्यक्ति के आँख में होता है दूरदृष्टि दोष। यानी निकट की वस्तु साफ नहीं देखना दूरदृष्टि दोष है और दूर के वस्तु साफ नहीं देखना निकट दृष्टि दोष है। ये एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर हम तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में होता है क्या है, अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि हो गया है तो हम जानते हैं कि हमारे आँखों में
जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, किंतु जब दूरदृष्टि होता है तो रेटिना से बाहर बनने लगता है इसका प्रतिबिंब। तो उस स्थिति में वह वस्तु को धुंधला दिखता है। इसको समाधान के लिए क्या किया जाता है, इसके आँखों में जो चश्मा लगाया जाता है वो उत्तल लेंस का लगाया जाता है, जिससे फिर से वह उस वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। तो आगे ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसे किस प्रकार की चश्मा दी जानी चाहिए, तो उसे उत्तल लेंस से बनी हुई चश्मा दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको बताया गया एक समीकरण दिया गया है CaCO3 पर अगर हम ऊष्मा देंगे तो CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो यह समीकरण है, किस प्रकार का समीकरण। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम जानते हैं कि एकल अभिकारक टूट करके कई सारे उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। यानी एक वस्तु टूटकर कई सारे वस्तुओं का निर्माण करे, उस स्थिति को कहा जाता है, उस अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। यानी यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, टूट के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यानी कि एक वस्तु से कई सारे वस्तु का निर्माण हो रहा है, तो उस स्थिति में होगा क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि साग सब्जियों को विघटित कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। यानी कि जो हमारे घर में साग सब्जी होते हैं, यानी जिसे हम किचन गार्बेज के नाम से जानते हैं, वो अगर छोड़ देते तो सड़ गल जाता है, कंपोस्ट का रूप ले लेता है। तो ये किस प्रकार का विक्रिया है। तो जैसे कि आप देखिएगा, कंपोस्ट जो बनाया जाता है वो उसका ऊष्मा बहुत ज़्यादा होता है, वो गर्म हो जाता है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अर्थात जो साग सब्जियों के द्वारा जो कंपोस्ट बनेगा वो गर्म होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। यानी कि इसमें कोई ना कोई तीन एक समान है, एक अलग है। ऑप्शन है आपका चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। देखिए, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर तीनों एक ही चीज़ है। तीनों का रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है। यानी ये तीनों एक है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमारा pH स्केल होता है, pH स्केल के मध्य में होता है 7 जिसका pH मान होता है उसे उदासीन कहा जाता है। अगर 7 से अधिक है तो वह क्या हो जाएगा, क्षारक प्रवृत्ति का होगा। अगर किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होगा। तो क्या कह रहा था कि क्षारक विलयन का मान, यानी कि 7 से अधिक वाला। तो 7 से अधिक वाला इसमें कितना है, 13 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। ऐसा कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो द्रव अवस्था में रहने वाला वो अधातु है ब्रोमीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यानी सीसा और टीन को मिलाने के बाद जो भी पदार्थ बनेगा, जो भी धातु बनेगा, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है गन मेटल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। यानी अगर 2 ऑक्सीजन को एक साथ मिलाया जाए तो उसमें कितने आबंध बनेंगे। तो सबसे पहले से हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, तो ये अपने पास बीच में 4 ऑक्सीजन को साझा करेंगे, यानी 2 इसका 2 इसका। तो इस प्रकार इसके दोनों के बीच में द्विआबंध का निर्माण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। यानी उपभोक्ता किसे कहा जाता है। एक होता है उत्पाद, दूसरा होता है उपभोग करने वाला। तो जितने भी प्रकार के हमारे पर्यावरण में
बस जितने हमारे पर्यावरण के आसपास में, आस पड़ोस में जो पेड़ पौधे हैं, यानी तो उसे क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। यानी वो प्रथम यानी सबसे पहले वहीं से किसी वस्तु का क्या होता है, उत्पादन होता है। और उपभोक्ता क्या होता है, जो उसको उपयोग करे। तो यहाँ पर जैसे पेड़ पौधे हैं, ये भी उपभोग क्या है, तो उत्पाद ही है। नील हरित शैवाल ये भी उत्पाद है, फूल पत्ते भी उत्पाद है। लेकिन यहाँ पर जंगली जानवर उसका उपभोग करते हैं, तो उपभोक्ता के रूप में इसे क्या कहा जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो है ये उत्पाद है। उसके बाद इसका अंतिम उपभोक्ता क्या कहा दिखाया गया है, हमारे बुक में डायग्राम दिया गया है, अंतिम उपभोक्ता के रूप में बाघ को दिखाया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप हम समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। यानी जो कवक होते हैं ये बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं, इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। इसमें जो पोषण करता है वो किस प्रकार के पोषण करता है, स्वपोषी पोषण करता है कि मृतजीवी पोषण करता है कि समभोजी पोषण करता है, यानी में से कोई नहीं। तो जो कवक होते हैं वो मृतजीवी पोषण करते हैं, यानी कि जो सड़े गले चीज़ होते हैं उससे अपना पोषण करते हैं। उदाहरण के लिए बताऊं तो ये जो मशरूम होता है ये क्या होता है, एक कवक है। तो ये जो भोजन करता है ये मृतजीवी पोषण, यानी जो सड़े गले पुआल होता है उससे ये बन जाता है, इसका हो जाता है मृतजीवी पोषण। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। यानी मुकुलन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया परजीवी में, पैरामीशियम में। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन की क्रिया होता है वो ईस्ट में होता है। और ये है एक मुकुलन। मुकुलन विधि क्या होता है, कोई भी पेरेंट कोशिका होगा या जीव होगा, उसी में से एक इस प्रकार से थोड़ा सा निकलेगा और धीरे धीरे टूट के एक अलग जीव का निर्माण कर लेता है, उसे क्या कहा जाता है, मुकुलन। जैसे ईस्ट में हुआ, हाइड्रा में हुआ, इस समय मुकुलन का विधि से क्या होता है, प्रजनन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होता है। तो सबसे पहले डायलिसिस के बारे में बात करते हैं। डायलिसिस क्या होता है, खून को साफ करने की जो प्रक्रिया है उसे डायलिसिस कहा जाता है। तो हमारे शरीर में नेचुरली भगवान ने हमें क्या दिया है, मशीन दिया है, जिसे क्या कहते हैं हम आसान भाषा में किडनी कहते हैं। तो किडनी का काम है खूनों का यानी रक्त को साफ करना, और किडनी में जो लगा होता है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की सहायता से ही क्या होता है, खून साफ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का चित्र है। प्रायः आपको जो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें नेफ्रॉन का चित्र बनाने के लिए कहता है, तो आप इसे बनाना सीख जाइए तो बेहतर होगा। अगला प्रश्न है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा और बीज द्वारा। तो देखिए जो पौधा होता है उसका जनन अंग फूल को कहा गया है। पौधा का जनन अंग क्या होता है, फूल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। यानी कि जैविक प्रक्रम द्वारा, यानी कि अगर किसी वस्तु को आप तोड़ करके रख दीजिए तो ऑटोमेटिक अपने आप वो पुनः प्राकृतिक में मिल जाए, उसे कहा जाता है जैविक अपघटित होना। और जैविक प्रक्रिया से उसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती है। तो क्या पॉलीथीन बैग हो जाएगा, नहीं होगा। रबर हो जाएगा, नहीं होगा। प्लास्टिक का बोतल कभी नहीं। ये सब भूमि में मिलता है। तो आप सूखे घास पत्ते उसको छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक वो क्या होगा, अपने आप फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध क्या है। यानी कोई तार है, उस तार का जो विभवांतर V है, उस तार में प्रतिरोध R है और उसमें जो धारा प्रवाहित की जा रही है वो I है। तो इसके बीच में आपको एक संबंध बनाना है, यानी संबंध लिखना है। क्या इस फॉर्मूला बनेगा, तो हम जानते हैं कि क्या V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है IR। तो अगर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो R बराबर हो जाएगा V/I। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब है और 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा गया है।
देखो हमारे घर में जो बिजली आती है और 250 वोल्ट का होता है और एसी करंट होता है, पहले आप लोगों को बता दिया गया है। और इसमें जो हम बल्ब लगाते हैं अलग अलग वाट का होता है। तो कोई नहीं, हमने 100 वाट का बल्ब लगा लिया है और ये 100 वाट का जो बल्ब है तो उसमें जो बिजली जाएगा वो कितना एम्पियर प्रवाहित होगा, ये हमको एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, विद्युत की शक्ति दिया गया है। तो यानी शक्ति कितना है इसका, 100 वाट। बिजली का शक्ति कितना, 100 वाट है बल्ब का। उसके बाद इसमें हमें विभवांतर दिया गया 250 वोल्ट। और इसको अगर हम बनाते हैं तो हमें निकालना क्या, आई का मान निकालने के हमारे साथ एक फार्मूला होता है, जो पावर बराबर क्या होता है, विभवांतर गुणे धारा, यानी P बराबर VI। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, I बराबर PY V हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम मान देंगे तो कितना होगा, 100/250। इसे हम जब कट करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 0.4। यानी कि जो 250 वोल्ट पर 100 वाट का विद्युत बल्ब काम कर रहा है वो उसमें कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, तो 4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है, यानी कि हम अपने घर में बिजली को सुरक्षित रखने के लिए, आप खुद सुरक्षित रहने के लिए और विद्युत उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए हम मेन में क्या करते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। तो ये फ्यूज जो लगा देते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, वही आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम क्या करते हैं, लगाए हैं, अगर कहीं शॉर्ट लग गया, शॉर्ट लगने से क्या होता है, उस प्रवाहित होने वाले तार का तापमान बहुत अधिक हो जाता है और तापमान अधिक होने के कारण तार एक दूसरे जगह क्या होता है, टूटने लगता है, गलने लगता है। तो इसी के लिए हम फ्यूज लगा देते हैं ताकि दूसरे जगह तार न टूटे और जहाँ पर तार पतला हो, कमज़ोर हो, वो आसानी से पिघल जाए। तो ये जो सिद्धांत काम करता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रवाह, यानी गर्म होने के कारण ही टूटता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव। अगला क्या, अगला है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले, यहाँ पर टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी जिससे विद्युत धारा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। आप लोग प्रायः इस प्रकार के यंत्र जरूर देखे होंगे, यानी कि दमकल में लगा हुआ होता है, जनरेटर में जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार के जो आगे में यंत्र लगा होता है, इस यंत्र का नाम है जनित्र। इसका नाम क्या है, जनित्र। इसे मोटर से कंफ्यूज कहीं मत कीजिए, मोटर नहीं है, ये जनरेटर है, इसे जनित्र कहा जाता है हिंदी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, यानी जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं। उस कण का नाम क्या है, तो हम जानते हैं कि आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में इलेक्ट्रॉन सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन नहीं, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यानी कि नीचे ये जो क्वेश्चन दिया गया, पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, इसमें से ऐसा कौन सा ईंधन है जो क्या है, जैविक नहीं है, जैविक नहीं है, यानी कि यहाँ पर तो हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा, ये जैविक नहीं है, बाद बाकी सभी क्या है, जैविक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे पवन चक्की होते हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं, कुछ इस प्रकार के होते हैं जो पहाड़ों पर या समुद्र के तटों के किनारे लगा होता है। इस पर हवा का प्रेशर से ये पंखी इसका घूमता है, जिस कारण से यहाँ पर लगे मोटर से विद्युत का निर्माण, यानी यहाँ पर लगे हुए जो जनरेटर होता है उससे विद्युत का निर्माण होता है। तो कह रहा है कि हवा की कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए ताकि विद्युत बन सके। तो इसके लिए हवा का स्पीड कम से कम हो जाना चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हवा चलनी चाहिए, तब जाकर के ही इसे विद्युत बनेगा। उससे कम अगर हवा का स्पीड है तो ये पंखा नचने वाला नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है।
यानी अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो लेड नाइट्रेट को हम लेते हैं, तो इसको अगर गर्म करते हैं तो सबसे पहले बनेगा क्या, लेड मोनोऑक्साइड। उसके बाद इससे एक और उत्पाद बनता है जिसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद एक और उत्पाद का निर्माण होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम अगर मिलान करते हैं अपने ऑप्शन में, तो यहाँ पर दिया गया NO2 और ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। यानी कि अगर हम सोडियम क्लोराइड लें, उसके जलीय विलयन से हम विद्युत पास करवाएं, तो इस प्रकार वियोजित हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। यानी कि इस स्थिति में इस प्रक्रिया को हम क्या कहते थे। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, क्लोर क्षार रिएक्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है। यानी यहाँ पर कुछ सूत्र दिए गए हैं, उस सूत्र को आपको पता लगाना कौन सा सूत्र सही है। जैसे Na2CO3 5H2, Na2CO3 10H2, Na2CO3 7H2 और Na2CO3 2H2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 × 10H2। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है। यानी कि ऐसे पदार्थ बताइए जिसे आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो हम जानते हैं कि धातु क्या होता है, बहुत ही कठोर होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु होते हैं, यहाँ पर सारे धातुओं का नाम लिखा गया है। तो ऐसे भी धातु होते हैं जिसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, जैसे सोडियम हो गया, लिथियम हो गया। इस प्रकार के कुछ जो धातु होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ हाइड्रोकार्बन दिए गए, इसमें बताना है आपको 3 आबंध वाले हाइड्रोकार्बन कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, जो अल्काइन ग्रुप का होता है, अल्काइन ग्रुप में 3 आबंध होता है, अल्केन ग्रुप में 2 अल्कीन ग्रुप में 2 आबंध होता है और अल्केन ग्रुप में एकल आबंध होता है। तो यहाँ पर अल्काइन में यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में 3 आबंध दिया गया है, यानी 3 कार्बन है और 4 क्या है, हाइड्रोजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C3H4। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनिल ग्रुप में प्रतिकारक कौन सा है। यानी कि यहाँ पर प्रतिकारक के बारे में आपको पता करना है कि प्रतिकारक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। यानी कि सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला जो पदार्थ है या धातु है कौन सा है। तो अगर हम अभिक्रियाशील श्रेणी की बात करते तो यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो पदार्थ होता है या धातु होता है वो पोटेशियम होता है, और सबसे कम क्या होता है, सोना होता है, यानी गोल्ड होता है। तो इस अनुसार आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सबसे ऊपर है और कौन सबसे नीचा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉपर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। यानी कि हमारे पृथ्वी पर जो ऊर्जा प्राप्त हो रहा है उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका साधारण सा उत्तर है सूर्य, यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें सूर्य से ही प्राप्त होती है और सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य ही है। अगला है कि हरे पौधे कहलाते हैं, यानी हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो आपको पहले भी बता चुके हैं, जो हरे पौधे होते हैं उसे उत्पादक कहते हैं, यानी यहीं से किसी वस्तु का, यानी भोजन करने वाले वस्तु होता है उसका क्या होता है, उत्पाद होता है, इसीलिए उसे कहा जाएगा उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। यानी कि समजात अंग है, अवशेषी अंग है, समृद्ध अंग है, इनमें से कोई अंग नहीं। तो जो कीटों का पंख है और चमगादड़ पंख, दोनों का पंख का काम क्या था, उड़ना। तो दोनों के पंख क्या, इसे कहा जाएगा समजात अंग, यानी काम एक ही समान हो, काम एक समान उसे कहा जाता है समजात अंग। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, यानी हम जो भोजन करते हैं वो हमारे शरीर में जाने के बाद पच जाता है, इसे क्या कहा जाएगा? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो भोजन का पचना कहलाता है अपचयन, यानी टूटता है भोजन, तो इसे क्या कहा जाएगा? अपचयन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, यानी ऐसा जंतु बताइए कि जब मर्जी चाहे तो लिंग अपना चेंज कर सकता है, यानी कभी नर तो कभी मादा हो सकता है। तो वो ऐसा संभव है किसमें? कि मछली में। मछली अपना लिंग चेंज कर सकता है, इसीलिए इसे उभयलिंगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, यानी धरती के अंदर जो जल है उसका उदाहरण कौन सा है? नदी है, कुआं है, तालाब है, समुद्र है। तो हम सभी जानते हैं कि कुआं से हमें धरती के अंदर का पानी मिलता है, बाद बाकी नदी, तालाब, समुद्र हमें धरती के ऊपरी तल पर पानी पाया जाता है। तो भूमिगत जल का उदाहरण है कुआं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ तक कुल 40 प्रश्न था, यानी कि 2014 में जो पूछा गया 20-20 प्रश्नों का सेट था। सिटिंग 1 में 20 क्वेश्चन और सिटिंग 2 में 20 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अगर कोई प्रतिक्रिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।